तो दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। संध्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है एक तरफ से हल्की हल्की बारिश, दूसरी तरफ से उमस भरी गर्मी है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और आज मैं यूपी के मऊ के घोसी उपचुनाव की मतगणना की बात आपको बताएंगे कि मतदान कैसे हुआ, इसके पहले किस तरह से खेल खेले गए, किसकी गलती कहाँ रही, ये सारी बात आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मऊ के घोसी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर सपा से विधायक रहे दारा सिंह चौहान। उसके बाद 14 महीना इन्होंने कार्यभार संभाला। 1,08,000 के आसपास वोट पाए थे, विजय घोषित हुए थे। उसके बाद बीजेपी में 14 महीने के बाद शामिल हो गए। फिर से ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव की तारीख 5 सितंबर को थी, मतदान हुआ। उसके बाद 8 सितंबर को मतगणना होना था। ये पूरी जो तारीख थी तय कर ली गई थी। लेकिन मतदान के पहले की पहले बात आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बीजेपी से प्रत्याशी दारा सिंह चौहान यहाँ पर उम्मीदवार थे। सपा से सुधाकर सिंह यहाँ पर एक प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे। उसके बाद दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जब 29 तारीख को मऊ के बापू इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आए थे, तो उनके समर्थक जो थे उनको देखने के लिए काफ़ी टूट पड़े थे। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यहाँ तक कि तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं मऊ के घोसी में उन लोगों का जमावड़ा रहा। लोगों से जनसंपर्क किए, लोगों से तरह तरह के वादे किए घोसी सीट को जीतने के लिए। यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बहुत बड़े बड़े खेल खेले, एक दूसरे पे बड़े बड़े आरोप लगाए गए। सपा के कुछ लोगों का कहना ये था कि हमारे प्रत्याशियों को, हमारे जो वोटर हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनके जल के नल तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में समीकरण जो था घोसी का बिल्कुल आगे बढ़ा और 5 सितंबर को चुनाव हुआ। लेकिन मैं सी वोटरों से बात किया तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुल 4,30,000 के आसपास वोटरों की संख्या है, जिसमें मुस्लिम और दलित का वोट ज़्यादा था। तो ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिम और दलित जो एक तरफ गए और कहीं ना कहीं सपा के जो सुधाकर सिंह हैं उनकी विजय हुई। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर विजय क्यों हुई, किस वजह से हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई। दोस्तों, अगर दोनों जातियाँ एक तरफ गईं तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बिल्कुल बदलना था। मैं पहले से आपको बता रहा था कि ये समीकरण बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो जातियाँ हैं इनकी संख्या वोटरों की ज़्यादा थी। ऐसे में देखा जाए तो घोसी पर जब मतदान हुआ था, मैं वोटरों से बातचीत किया, आपको रिपोर्ट दिखाया था, हर खबर आपको आप तक पहुँचाया था। लेकिन 50% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई थी। शाम के समय हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, तो करीबन 1 घंटे मतदान जो था बिल्कुल धीमा हो गया था। तो ऐसे में दोनों प्रत्याशियों की जो किस्मत थी उस ईवीएम में कैद हो गई। 5 सितंबर को नतीजों की बारी थी 8 सितंबर को। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठने लगा, सपा की तरफ से तमाम सवाल उठने लगे कि ये ईवीएम में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारी यहाँ पर विजय है, 50,000 वोटों से हमारी जीत होनी है। ऐसे में बड़े बड़े दावे किए गए सपा की तरफ से। ईवीएम की निगरानी मऊ के कलेक्टर भवन में रखी गई थी। इस वक्त मैं मऊ के कलेक्टर भवन में ही मौजूद हूँ। मैं सुबह से मतगणना की हर पल की रिपोर्ट आपको दिया, आपको बताया कि आखिर किसकी विजय हो रही है, किसकी बढ़ोतरी हो रही है। सपा के कहा जाए तो यहाँ पर नेता जो थे सुधाकर सिंह, यहाँ पर कहा जाए तो अखिलेश सिंह राठौर भी ईवीएम की निगरानी में रात दिन एक किए थे। तो ऐसे में सपा के लोग यहाँ पर डटे रहे और 3 लोगों को परमिशन मिला था कि आप ईवीएम की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन 5 सितंबर के बाद ईवीएम की निगरानी तो हुई, 3 लोग थे, लेकिन 8 सितंबर को काउंटिंग हो रही थी। 7 सितंबर को ये तय कर लिया गया प्रशासन की तरफ से कि अब ईवीएम की निगरानी सपा के 3 समर्थक नहीं करेंगे, सपा के 1 समर्थक करेंगे, और वो भी 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद दूसरा 8 घंटा और तीसरा 8 घंटा, यानी तीनों को 8 घंटे की ड्यूटी कर दी गई।
यानी सिंगल आप ईवीएम की निगरानी कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे उनके सामने एलसीडी में लगाया गया था। ईवीएम की पूरी जो गैलरी थी उसको देख रहे थे सपा के समर्थक। कलेक्टर भवन के चारों तरफ जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसको देखा गया, कहीं से कोई व्यक्ति तो नहीं जा रहा है। साथ में ये भी सुनने को मिला कि 3 बजे रात को कोई आता था। ऐसे में सपा के कुछ लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ईवीएम गड़बड़ नहीं हो सकती है दोस्तों, आप कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमने ऐसे से चुनाव देखा है जहाँ पर सपा जीतती है तो बिल्कुल ईवीएम खराब नहीं रहता, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इसको मान लिया जाता है। लेकिन बीजेपी जहाँ पर जीतती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आपको ये बता दूं कि आज 8 तारीख जब 8 बजे से मतगणना शुरू हुई मऊ के कलेक्टर भवन में, तो मैं मौजूद था। यहाँ पर सपा के समर्थक तमाम बाहर खड़े थे। प्रशासन के 3 लेयर में फोर्स लगी हुई थी। एआरएफ के जवान लगे थे, कहा जाए तो आईटीबीपी के जवान थे, यहाँ पर बीएसएफ के जवान भी आए थे, कुछ बाहरी फोर्स मंगाए गए थे। यानी कि जो फोर्स है इस पूरे मतगणना को और मतदान को कराने में पूरी अवेलेबल थी, यानी पूरी फोर्स मंगाई गई थी ताकि चुनाव में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर मऊ के डीएम अरुण कुमार को एक ट्विटर पे ज्योति यादव नाम की कोई महिला थी, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर डीएम साहब हमारे सिपाहियों पर किसी तरह की लाठीचार्ज होती है इस चुनाव में, तो समझ लीजिए कि हमारी जब सरकार आएगी तो आपको इसी नौकरी से, इसी पद से हाथ धोना बैठेगा। ऐसे मतलब ट्वीट में जानकारी दी गई थी। उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर हुआ। इसके पहले अगर बात किया जाए तो सपा के सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का एक बयान आया था, ऑडियो कॉलिंग में तमाम वायरल हो रहा था, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। उन्होंने पुलिस को जूता मारने की बात कहे थे तो उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ। ऐसे को एसपी से मैंने जब बात किया अविनाश पांडे से तो इस तरह की बातें बताए। साथ ही आज जिस तरह से मतगणना हुई, पहले राउंड में सपा से सुधाकर सिंह आगे मतों से चल रहे थे, दूसरे तीसरे राउंड में भी आगे चलते रहे, यानी कि कुल 32 राउंड का ये होना था। 32 राउंड में पूरा प्रक्रिया सामने आनी थी। ऐसे में शाम को करीबन 6 बज चुके हैं। आपको बता दूं कि सपा के सुधाकर सिंह 42,000 कुछ वोटों से विजय किए। ये पूरा रिजल्ट आपको सामने हम बता रहा हूँ। वहीं 81,000 के आसपास दारा सिंह चौहान को पूरा वोट मिला। लेकिन जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि अगर विधायकी दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो हमारे ज़िले में 2 मंत्री रहेंगे, एक तो सपा के कहा जाए तो एक तो दारा सिंह चौहान और दूसरा सुभाषपा की बात हो रही थी, उनके अध्यक्ष ओपी राजभर की, तो कहीं ना कहीं विकास की छवि आगे बढ़ेगी, इस तरह के उनका कहना था। वहीं अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव का कहना था कि अगर ये विजय घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो 2024 का रण बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जो इंडिया में लड़ाई है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ऐसे में नतीजे सामने आए। लेकिन दोस्तों मैं सिंपल बात करता हूँ कि 2022 का चुनाव इसी घोसी विधानसभा में हुआ। कुछ लोग दारा सिंह चौहान से इसलिए नाराज़ थे कि दारा सिंह चौहान विधायक थे, जीत हासिल किए थे, सपा के विधायक रहे, उसके बाद सीट को इस्तीफा देने की क्या खास वजह थी? क्योंकि विधायक होने के बाद भी आप गए बीजेपी में, फिर विधायक का चुनाव लड़े, तो कुछ लोग इससे नाराज़ थे। कुछ लोग ये नाराज़ थे कि आखिर दारा सिंह चौहान को क्यों यहाँ से विधायकी पद का जो प्रत्याशी चुना जा रहा है। तो ऐसे में 4,30,000 के आसपास जो वोटरों की संख्या थी घोसी पर, तो इसमें सपा और बीजेपी से लड़ाई थी, ना कांग्रेस से कोई प्रत्याशी था, ना बीएसपी से था। तो ऐसे में दलित का वोट बिल्कुल इतना था कि सपा को जाएगा। मैं पहले से आपको बता रहा था, चुनाव के पहले से हम बता रहा था कि अगर 2 जातियां एक तरफ जाती हैं तो इस समीकरण बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन ये बातें मैं खुल के ये नहीं बता रहा था कि सपा के पाले में जाएगा, लेकिन ठीक नतीजा वैसा ही सामने आया। और मैं हल पर की रिपोर्ट आपको शुरू से लेकर अंत तक दिखाता रहा। चाहे आज सुबह की बात किया जाए, मेरे टीवी चैनल पे आपने देखा, ये तो यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं वीडियो भेजता रहता हूँ। लेकिन सवाल ये भी उठता, कुछ लोगों ने प्रशासन पे सवाल उठाए थे कि प्रशासन गलत कर रही है, प्रशासन जाके सिपाहियों को धमका रही है, उनके कनेक्शन काट रहे हैं, बिजली के तार उनको तोड़ रहे हैं, यानी जल के नल तोड़े जा रहे हैं। तो इसमें सुजीत सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि पुलिस को जूता मारने की धमकी दिए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपने ईवीएम पर भी सवाल उठाया, आपने प्रशासन पर भी सवाल उठाया, आपने शासन पर भी सवाल उठाया, लेकिन जीत आप ही की हुई। तो इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से जो चीज़ों को हम निपटा सकते हैं उसको अशांति से नहीं निपटा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश किया, जनता ने आपको ये श्रेय दिया, जनता ने यहाँ का मालिक आपको बनाया।
अब किस तरह से विकास की छवि को आप आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात सिर्फ आने वाले चुनाव तक होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में मिलते हैं।